हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएसटी 11 के प्रश्न की, जो है कि बदबू कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। एमएसटी 11 के और भी प्रश्नों की चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं और इसमें हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। ये जो बदबू कहानी है, इसके लेखक शेखर जोशी जी हैं और बदबू जो है वो एक कारखाने में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी पर आधारित कहानी है। कारखाने में काम करने वाले मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, सर्चमैन, फोरमैन, चौकीदार और साहब सभी लोग हैं। और शेखर जोशी जी इन मजदूरों की ज़िंदगी और उनके परिवार की स्थिति सभी का चित्रण बहुत ही कुशलता के साथ करते हैं। बदबू जो है वो जिजीविका और संघर्ष की प्रतीक है। जब तक वह महसूस हो रही है संघर्ष की गुंजाइश है, जीवन की संभावना है, मानवीय संवेदना के बचे रहने का संकेत है। किंतु पूंजीवादी व्यवस्था इस तरह से पीस देती है कि बदबू होते हुए भी कारखाने के लोगों को बदबू महसूस नहीं होती है। ये व्यवस्था के गुलाम, वस्तु या फिर कामकाजी जानवर में बदल जाते हैं। और इसी कारखाने में काम करने के लिए एक नौजवान भर्ती होता है और पहले ही दिन काम कर चुकने के बाद उसके हाथ से गहरी बदबू आती है और कई बार धुलने के बाद भी बदबू नहीं जाती है। इसके लिए उसका साथी उसे एक उपाय सुझाता है, पहले हाथों को तेल में धो लो। और जब नल पर पहुंचकर उसने साबुन से बार बार हाथों को धुला, उसके बाद भी जब केरोसिन की बदबू नहीं जाती है, तो उस दृश्य को देखकर कारखाने का एक मजदूर जो कि घासी है, उसने एक किस्सा सुनाया कि एक गांव के मेहतर की एक लड़की थी, उसकी शादी शहर में हो गई। और जैसा तुम जानो, गांव के मेहतरों को तो कभी गंदा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नई नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ा के अपने खसम से कहा, अरे बदबू आती है, बदबू आती है। मालिक क्या करता, उसकी खातिर पैसा तो छोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे बेटी भी काम पर जाने लगी। साल 6 महीने के बाद मेहतर की सासू शहर देखने के लिए आती है। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लेकर उनकी बेटी मिल गई। माँ पहले तो लाड से बेटी से गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम देती। इस किस्से का मर्म घासी ने फिर स्पष्ट किया। ए भाई भी अभी हाथ नाक पे ले जा के सूंघ रहे थे, तभी किस्सा याद आया। पहले हम भी ऐसे ही सूंघा करते थे, पर अब तो ससुरा पता ही नहीं चलता। कितना बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पाँच कर रोटी खाने बैठ जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कहानी के भीतर कहानी की क्या जरूरत थी। दरअसल शेखर जोशी जी का यही कौशल है। कहानी के शुरू में ही वह बता देना चाहते हैं कि बदबू न महसूस करने वाले लोगों का एक अलग ही वर्ग होता है। वे समझौता परस्त हैं और स्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने को ढाल लिया है। वे उस व्यवस्था में घुल मिल चुके हैं। खटते रहना और सब कुछ स्वीकार करते रहना को ही वे अपनी नियति मान चुके हैं। इस कहानी का शीर्षक जो है बदबू, वो काफ़ी सार्थक शीर्षक है और इसकी स्पष्टता भी होती है। बदबू के न आने से कोई दुखी नहीं होता। बदबू पूरी गंध होती है, वह जितनी जल्दी मिट जाए ठीक है। बदबू से भला खुश होने का क्या मतलब है? लेकिन कहानी में बदबू जो शब्द है वह उल्टे संदर्भों से जुड़ा हुआ है। इसे विरोधाभासी या असंगत संदर्भों से जोड़ना गलत होगा। बदबू उस सड़ी गली व्यवस्था से उठने वाली गंध है जिसको समाप्त किया जाना जरूरी है। वह जब तक महसूस हो रही है उसके प्रति संघर्ष है, प्रतिकार है, व्यवस्था से समझौता नहीं है। इसलिए जब नौजवान को दूसरी बार सूंघने पर बदबू महसूस होती है तो वह प्रसन्न होता है। उसे खुशी होती है कि सारी परेशानियों के बावजूद वह हारा नहीं है, चूका नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है और बदबूदार व्यवस्था का अंग नहीं बना है। और यहाँ पे बदबू शब्द के ध्वन्यार्थ जो है वो बड़े हो जाते हैं और अपने विलक्षण शीर्षक के साथ ही कहानी एक अद्भुत प्रभाव छोड़ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया उन लोगों द्वारा नहीं नष्ट होगी जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा होगी जो बिना कुछ किए उसे देखते रहते हैं। बदबू में बिना कुछ किए उसे देखते रहने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए बदबूदार व्यवस्था फलती फूलती रहती है। शेखर जोशी जी बदबू में युगीन संदर्भों को साफ गोई से पेश करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के बाद देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी चल पड़ी थी और इस प्रक्रिया में लगने वाले जो कल कारखाने थे उनका प्रबंधन पूंजीवादी सामंत मानसिकता वालों के हाथ में ही रहता है। उनके लिए सच बोलना गुनाह था। इससे उनके शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश होता था और बढ़ती बेरोजगारी से वे अपनी शर्तों पर सस्ता श्रम पाते रहने के लिए
आश्वस्त थे। आज के समय में बदबू की प्रासंगिकता देखें तो उतनी है जितनी कि उस समय थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौरैया कहानी के शिल्प पक्ष का विवेचन कीजिए। ये गौरैया कहानी जो है इसके लेखक रविंद्र कालिया जी हैं और रविंद्र कालिया जी और उनके समकालीन लेखकों ने कहानी में भाषा को एक बहुत ही जबरदस्त हथियार माना था और अपनी भाषा को रचने में बड़े ही प्रभावी प्रयोग किए थे। सांप्रदायिकता की समस्या देश की राजनीति और समाज में व्याप्त ऐसी बीमारी थी जिसका स्वरूप निरंतर विकटतर होता जा रहा है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि देश में भाई भाई की तरह रहते हिंदू मुस्लिम वर्गों की गंगा जमुनी संस्कृति की धारा भी प्रदूषित हो गई। स्वतंत्रता के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्रों का गठन भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया। आज़ादी के बाद देश में जब तब सांप्रदायिक दंगे होते रहे, जिसका विकरालतम रूप बाबरी मस्जिद ध्वंस और गुजरात के नरसंहार के रूप में सामने आता है। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों से निरंतर ही साहित्यकार इस समस्या से जूझते रहे हैं और इंसानी भाईचारे पर एक से एक सशक्त और मार्मिक कहानियाँ लिखी गईं। ये कहानियाँ जो हैं वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि सभी भाषाओं में लिखी गईं। कृष्णा सोबती की एक कहानी सिक्का बदल गया, भीष्म सहानी की अमृतसर आ गया या मोहन राकेश की मलबे का मालिक, जो कि हम लोग के सिलेबस में भी है आगे, ये सब हैं। और रविंद्र कालिया जी अपनी गौरैया कहानी में इस सांप्रदायिकता की समस्या से जूझते हुए सामान्य आदमी के बीच के सौहार्द और भाईचारे को प्रकाशित करके सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति पर गहरी चोट करते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या पर ढेर सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसमें से कि गौरैया कहानी अपनी अलग पहचान बनाती है और यह अपने कथ्य पर कहीं भी विमर्श नहीं रचती है बल्कि और उसका कथन नहीं करती है। परिवेश चित्रण और गौरैया चिड़िया के प्रतीक से कथ्य यहाँ पर व्यंजित होता है, वर्णित नहीं या फिर विवेचित नहीं होता है। और कहानी में जो भी विचार है वो ऊपर से थोपे हुए या आरोपित नहीं लगते हैं। गौरैया की बात करें तो गौरैया अपने घोंसले के लिए तिनके इकट्ठे कर रही है। लेखक की सोच में आता है कि गौरैया घोंसले के लिए घास के तिनके नहीं, रामशिला इकट्ठे कर रही है। कहानीकार पाठक को एकदम से रामलला के मंदिर निर्माण प्रकरण से जोड़ देता है। पूरे देश में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जिस प्रकार का धार्मिक उन्माद कार्य कर रहा था, गौरैया के तिनके के माध्यम से उसको इंगित कर दिया गया है। दूसरे ही क्षण उसे समीप की ही मस्जिद की याद आती है, वही हनुमान मंदिर है। वस्तुतः कथाकार उस साझी संस्कृति की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जहां पूरे देश में मंदिर मस्जिद सदियों के साथ साथ अपना अस्तित्व बिना किसी संकट के बनाए हुए है। काशी, मथुरा और कितने ही शहरों में सदियों से धार्मिक आस्था के ये केंद्र इसी रूप में खड़े हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना। फिर आज यह रामलला मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद का लफड़ा क्यों उठ गया? शांति और साझा संस्कृति की प्रतीक गौरैया धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, वह अपने लिए एक सुंदर नीड़ बनाना चाहती है। नीड़ बनाकर गौरैया उस घर की सदस्य ही बन जाती है और वह कथावाचक जो है वो वार्तालाप करने लगते हैं। यहाँ कहानी लोक कथा के स्तर पर उतर आती है। उन दोनों के बीच प्यार भरी सी गुफ्तगू होती है। दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत रहा था। गौरैया भी परिवार में घुल मिल गई थी। उसने 2 नन्ही गौरैयों को जन्म दे दिया था, जिसके जन्म पर घर में उत्सवी माहौल हो उठा था। कहानी में जो है लेखक की हस्तक्षेप की शैली तो बहुत पुरानी है। जैनेन्द्र के समय से इसका कहानी में प्रयोग देखा जा सकता है, किंतु कालिया जी इस कथा युक्ति को नया रूप देते हुए पाठक से अंतरंग वार्तालाप में बतकही में संलग्न हो जाते हैं और कहानी को किस्सा गोई का रूप दे देते हैं। बतकही का यही अंदाज उनकी इस शैली में भी मिलता है कि अक्सर ही वे अपनी कहानियों में आए जीव जंतुओं से बातें करने लगते हैं, जैसे मुद्दत से उनसे उनका परिचय हो। गौरैया कहानी में गौरैया के बच्चे से वे इस प्रकार बतियाते हैं, तुम भी कुछ चुग लो, तुम्हें चुगना नहीं आता? मैंने कहा खूब खाओ और अपनी बहन को भी खिलाओ। इस बातचीत का सिलसिला रोचक रूप में आगे बढ़ता है, पूरी शिकायतों के स्वर में, पूरे अधिकार के साथ हमदर्दी की हिदायतें देते हुए। भाषा शैली के इस तरह के तत्व जो हैं शेखर जोशी जी की रविंद्र कालिया जी की कहानियों को कहानीपन पठनीयता का एक विशेष गुण देकर कहानियों का आकर्षक और अत्यंत ही पठनीय रूप प्रदान करते हैं। तो ये हम लोगों ने गौरैया कहानी को देखा कि उसमें शिल्प पक्ष किस तरीके से दिखाया गया है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।